जय हिंद साथियों। बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, आशा उम्मीद करते हुए हैं आप एकदम बढ़िया होंगे। टॉपिक आप सबको पता है। इनसे पहले इस टॉपिक के संदर्भ में हमने 2 सेशन लिए हैं और टॉपिक का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 2 पार्ट इसके संदर्भ में हमने पढ़े हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने संविधान के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की है और कल वाला जो सेशन हमारा हुआ है उसमें हमने आर्टिकल 3 और 4 के क्या संवैधानिक प्रावधान है उनके संदर्भ में विस्तार से हमने चर्चा की। यानी भाग 1 से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान थे, जो चारों आर्टिकल थे, उनके संदर्भ में विस्तार से हमने चर्चा की। इसी भाग 1 से संबंधित जो अन्य जो प्रावधान है, अन्य जो विषय हैं, उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, वो जो 1947 के बाद में या 1915 के बाद में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती थी, और वो चुनौती थी राज्यों के पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इनको लेकर एक चुनौती थी। तो किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, कौन कौन सी कमेटियों का गठन इन राज्य पुनर्गठन के लिए किया गया है, और इन कमेटियों ने क्या क्या सिफारिश दी, और आखिरकार किस कमेटी की सिफारिश पर इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लाया गया, और उसी अधिनियम के बाद में किन किन राज्यों का गठन हुआ है, भाषाई आधार पर क्या विवाद हुए राज्यों के गठन को लेकर, इन सब के संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा इस आज के सेशन के माध्यम से, आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम करेंगे। और सारी जो जानकारियां हैं उन सारी जानकारियों को आपके समक्ष रखेंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है आपके वही भाग, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और आज का जो टॉपिक है वो राज्यों का पुनर्गठन। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इसके संदर्भ में जब हम बात करते हैं, क्या टॉपिक है आपके राज्यों का राज्यों का राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पूरी चर्चा आज इसी टॉपिक पे है, पूरी क्लास आज इसी टॉपिक पे है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ अलग अलग, हम जो आपके जिन सन में या जिस काल में भारत में क्या स्थिति थी राज्यों को लेकर या यूटी को लेकर, इसके संदर्भ में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो बात करें, एक यहाँ पे एक अधिनियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम चर्चा करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, तो एक एक्ट लाया गया ब्रिटिश संसद में, आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 में 4 जुलाई 1947 को एक अधिनियम ब्रिटिश की संसद में रखा जाता है। और यही 4 जुलाई को जो संसद में जो अधिनियम रखा जाता है, जो एक्ट, जो विधेयक रखा जाता है, 18 जुलाई सन 1947 को ये विधेयक ब्रिटिश संसद से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। और ये विधेयक, इस विधेयक की हेडिंग क्या है, ये विधेयक क्या है? ये विधेयक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसी विधेयक के तहत वही माउंटबेटन की जो घोषणा थी 3 जून 1947 की, उस घोषणा के बेस पे, उस घोषणा के आधार पे एक विधेयक पारित किया जाता है ब्रिटिश की संसद के द्वारा। और इस विधेयक के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इस विधेयक का नाम है। और इससे भारत को ब्रिटिश आधिपत्य से क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। इस विधेयक का हमें क्या मतलब, ये विधेयक के संदर्भ में हम क्यों चर्चा करें, इस अधिनियम के संदर्भ में क्यों चर्चा कर रहे हैं? बात करें हैं 1947 की, इस समय भारत की क्या स्थिति थी राज्यों को लेकर या यूटी को लेकर। इसी विधेयक में एक प्रावधान किया गया, इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया। और प्रावधान क्या था? देखो, एक प्रावधान तो मुख्य था ही
कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित कर दिया। पहला आपके भारत और दूसरा जो अधिराज्य है वो कौन सा है? पाकिस्तान। धर्म के आधार पर इन दोनों अधिराज्यों का विभाजन, भारत से ही एक अलग आपके देश का निर्माण हुआ और देश की स्थापना हुई, और वह देश कौन सा है? आपके पाकिस्तान। जब विभाजन किया गया तो उस देश के सामने प्रश्न था, या इस एक्ट के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया, विभाजन होगा कैसे, किस प्रकार इनकी सीमाओं का निर्धारण होगा। तो निर्धारण को लेकर क्या प्रावधान थे 1947 के एक्ट के, इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। निर्धारण को लेकर सबसे पहले बात करते हैं तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, भारत की क्या स्थिति थी उस समय, भारत में किस प्रकार के प्रांत थे, क्या थे? ब्रिटिश प्रांत और यूटी। ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे, इनका स्पष्ट विभाजन था कि जो सीमा रेखा, जो रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची, जो भारत की बॉर्डर में है, जो भारत के एरिया में है, वो तो भारत के क्षेत्र है, और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, जैसे बलूचिस्तान प्रांत हो या आपके पंजाब प्रांत हो, ये सारे जो आपके हैं वो पाकिस्तान में है। इनको लेकर कोई डाउट नहीं था, विभाजन हो चुका था 1947 एक्ट के तहत। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि ब्रिटिश प्रांत और यूटी का विभाजन इस प्रकार होगा। लेकिन समस्या कहां हुई? दूसरा जो भारत में जो इकाइयां थी दूसरे प्रकार की, वो थी देसी रियासतें। और देसी रियासतों को लेकर इस 1947 वाला जो ये एक्ट है, इस एक्ट में क्या संवैधानिक प्रावधान था? 1947 में ये जो एक्ट था, इस एक्ट में देसी रियासतों को लेकर जो प्रावधान था वो ये था, इनका मिलना जो है वो क्या होगा? स्वैच्छिक। ये देसी रियासतें या तो भारत में मिले, या ये देसी रियासतें किस में मिले? पाकिस्तान में मिले। इनको मिलने की, या किसी भी देश में, किसी भी संघ में, ये जो अधिराज्य जो ब्रिटिश एक्ट ने बनाए 1947 का जो अधिनियम आया, इसके मिलने की स्वतंत्रता को क्या रखा? स्वैच्छिक रखा। ये भारत के सामने एक समस्या आई, ये राष्ट्र के निर्माण में एक चुनौती आई, और चुनौती क्या आई कि देसी रियासतों का क्या करना पड़ा? हमें एकीकरण करना पड़ा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ भूमिका आती है, इसलिए वीपी मेनन की यहाँ भूमिका आती है, और इसी देसी रियासतों के एकीकरण, जिसका कारण क्या था कि 1947 में ब्रिटिश सरकार ने जाते जाते भी ये एक यहाँ भारत के लिए एक तोहफा इन्होंने भारत को दिया कि देसी रियासतों का मिलना क्या होगा? स्वैच्छिक। जिस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश प्रांतों का, यूटी का विभाजन किया, क्या अंग्रेज देसी रियासतों का विभाजन नहीं कर पाते? लेकिन यहाँ लास्ट में भी उन्होंने ये कार्य किया, और देसी रियासतों के मिलने की स्वतंत्रता दे दी, इनको इनकी स्वेच्छा पे इनको रख दिया। और आप सबको पता है भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या आई, और वह समस्या आई इन देसी रियासतों के एकीकरण की। लेकिन हमारे भारत देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक विभाग की स्थापना की, और इस विभाग का नाम है रियासती विभाग। और इस रियासती विभाग के जो हेड थे, वो हेड कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी रियासती विभाग के जो सेक्रेटरी थे, जो सचिव थे, वो थे आपके वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही इन्होंने साम दाम दंड भेद, इन सारी नीतियों का अनुसरण करते हुए भारत की जितनी भी रियासतें थी, उन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का कार्य किया, जो उनके एक ऐतिहासिक निर्णय उनका था। और पूरे भारत की जितनी भी रियासतें थी, उन रियासतों का एकीकरण किया। जैसे हैदराबाद रियासत के एकीकरण में उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया। मणिपुर रियासत का एकीकरण उन्होंने किया, जहां के राजा थे राजा बोध चंद्र। जूनागढ़ रियासत का उन्होंने एकीकरण करवाया। राजस्थान की भी बहुत सारी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती, चाहे मारवाड़ रियासत की बात करें या चाहे धौलपुर रियासत की बात करें, और कुछ रियासतें जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। इन सभी रियासतों
का एकीकरण करने का जो जिम्मा है वो जिम्मा किसको सौंपा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और वास्तव में उन्होंने भारत की रियासत के एकीकरण में उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनके सेक्रेटरी थे आपके वीपी मेनन, और रियासती विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने इस रियासती विभाग का नेतृत्व करते हुए उन्होंने पूरे भारत के एकीकरण में क्या निभाई? महती भूमिका निभाई। ये दूसरी इकाई थी आपके जो देशी रियासतों को लेकर प्रावधान करती। और 1947 में क्या स्थिति थी? देखो पूरा भारत आ गया अब देखिए लगभग। हमने ब्रिटिश प्रांतों की बात कर ली, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली, और दूसरे चरण में हमने रियासतों की बात कर ली। और रियासतों को लेकर 1947 का एक्ट क्या कहता है इसके संदर्भ में भी हमने बात कर ली। और रियासतों को लेकर किनके प्रयासों से इनकी रियासतों का एकीकरण हुआ, और कौन कौन सी रियासतें जो एकीकरण में बाधा उत्पन्न की किन किन रियासतों ने, उनके संदर्भ में भी चर्चा कर दी हमने। अब देखते हैं क्या स्थिति थी। तीसरा, 1947 में भारत की क्या, आपके राज्यों की क्या स्थिति थी? क्या यूटी किसका एकीकरण करना था? तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि जो क्षेत्र पुर्तगाल के क्या थे, अधीन, और जो क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे, उन फ्रांसीसी और पुर्तगाली जो अधिकृत क्षेत्र थे, इन दोनों के अधिकृत क्षेत्र का भी क्या करना था? एकीकरण करना था। इन दोनों के पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी भारत के सामने 1947 में, ये जिस समय देश हमारा आजाद हुआ उसके समय ये विवाद, एक मुद्दा भारत के सामने था। तो सबसे पहले तो आपको यही क्लियर करना है कि 1947 में भारत की क्या भौगोलिक स्थिति थी, कौन कौन सी आपके राज्य क्षेत्र थे या प्रांत थे, या कौन कौन से यूटी थे, या किन क्षेत्रों का जो बाहरी विदेशी ताकतें जो थी पुर्तगाल या फ्रांसीसी उनके अधिग्रहण में थी, इन सबको स्वतंत्र करवाना। और वास्तव में भारत ने इस पे कार्य किया और इनको स्वतंत्र करवाया। देशी रियासतों का एकीकरण भी हमने किया है। हमने इन जो पुर्तगाल और फ्रांसीसी अधिकृत जो क्षेत्र थे इनको भी हमने आजाद कराया है, और राज्यों के पुनर्गठन को लेकर हमने कार्य किया है। कुछ कमेटियों का हमने गठन किया है, और हमने राज्यों के पुनर्गठन का जो मुद्दा था उस मुद्दे पे भी हमने कार्य किया है। कौन कौन से कार्य किए हैं भारत की सरकार ने, उस समय की सरकार ने, इसको लेकर हम इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं आपके दूसरे चरण। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये 1947 का भारत है, ये 1947 का भारत है, ये भारत की संवैधानिक स्थिति थी इस समय। अब जब हम बढ़ते हैं आगे, जिस समय आपके 26 जनवरी ऑफ सन 1915 को हमारा भारत का संविधान, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वो लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा देश का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हो गया, लागू होने के बाद हमारी जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने राज्यों को लेकर क्या संवैधानिक प्रावधान किए, ये भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे चरण में हम इस चीज को समझेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारे राज्यों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करता है, और भारत की संविधान सभा ने जिनके संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान किए, इनको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो अगले चरण में हम इसी चीज को समझते हैं कि 1951, देखिए 1915, 26 जनवरी 1915 को भारत का संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। संविधान लागू, इस संविधान में क्या संवैधानिक प्रावधान था, भारत में राज्यों को लेकर क्या संवैधानिक प्रावधान, ये दूसरा विषय, संवैधानिक प्रावधान। तो 1951 की बात करें तो भारत की क्या स्थिति थी, संवैधानिक स्थिति क्या थी राज्यों और यूटी को लेकर, इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान का एक भाग है 7, और इस भाग 7 में एक आर्टिकल है आपके 238, और इस भाग 7 और इस आर्टिकल 238 में भारत की संविधान सभा ने, या भारतीय संविधान में जो जितने भी क्षेत्र थे भारत के, उन सबको कितने श्रेणियों में शामिल, आपके कितनी श्रेणियों में विभक्त कर दिया, आपके राज्यों की कुल कितनी श्रेणियां बना दी, आपके 4। तो संविधान के भाग 7 और आर्टिकल 238 में राज्यों को कुल 4 श्रेणियों में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया गया। अब ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? श्रेणी ए, बी, सी या डी, या इसको मैं कह सकता हूं क श्रेणी,
राज्यों की ख श्रेणी, राज्यों की आपकी ग श्रेणी और राज्यों की कौन सी श्रेणी? ग श्रेणी। अब देखिए, ये 1951 की बात कर रहा हूं, संविधान लागू होने के बाद की बात कर रहा हूं। जो 1956 तक यही संवैधानिक स्थिति थी भारत के राज्यों को लेकर, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर, या सारे जो देशी रियासतें थी उनको। बात करें ए श्रेणी या क श्रेणी की, तो भारतीय की संविधान सभा ने या भारतीय संविधान में इनका श्रेणी में कितने राज्यों को रखा गया? 9 राज्यों को रखा गया। कितने राज्यों को? 9 राज्यों को रखा। और इन 9 राज्यों में क्या होते थे? इन 9 राज्यों में किसका पद हुआ करता था? राज्यपाल का पद हुआ करता था। और यहाँ पे क्या होती थी? आपके राज्य विधान मंडल, राज्य विधान। अब बात करते हैं ख श्रेणी की, तो यहां पर भी आपके 9, और यहां पे 9 राज्य नहीं बल्कि यहां पे क्या थी? 9 रियासतें थी। और 9 रियासतों में यहां पे जो पद हुआ करता था वो किसका हुआ करता था? राज प्रमुख का पद हुआ करता था। और इन राज्यपाल और राज प्रमुख इन दोनों की नियुक्ति किसके पास, इनको अपॉइंट करने की शक्ति किसके पास थी? आपके राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के। और यहां पर भी क्या होता हुआ करती थी? राज्य विधान मंडल। लेकिन अंतर कितना है? क श्रेणी में राज्यपाल, क श्रेणी में जो 9 प्रांत थे वहां पे राज्यपाल, ख श्रेणी में जो 9 रियासती जो क्षेत्र था वहां पे कौन हुआ करते थे? राज प्रमुख। विधान मंडल दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे जो संवैधानिक प्रमुख या राज्य का प्रमुख वो तो राज प्रमुख है, और यहाँ पे इस राज्य का प्रमुख कौन है? आपके गवर्नर। जो संविधान के आर्टिकल 155 में क्या है, 153 में जिसके संदर्भ में क्या करता है? संवैधानिक प्रावधान किया जाता है। ग श्रेणी में कौन है? ग श्रेणी में 10, और 10 जो थे वो क्या बना दिए? आपके यूटी, जो सीधे किसके अधीन थे? आपके केंद्र के। 10 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया ग श्रेणी में, और घ श्रेणी में एक ही क्षेत्र आता था, और वह क्षेत्र है आपके अंडमान निकोबार द्वीप। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये है आपके सामने श्रेणी व्यवस्था। ये टॉपिक भी आपके क्लियर होना चाहिए। श्रेणी व्यवस्था आते ही आपको संविधान के भाग 7 के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए, संविधान के आर्टिकल 238 के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। और ये भाग 7 और आर्टिकल 238 जो भारत के जितने भी जो क्षेत्र थे उनको कितनी श्रेणियों में विभाजित करता है? 4 श्रेणियों में विभाजित करता है। पहली श्रेणी में कौन आते हैं? आपके राज्य, और राज्यों में राज्यपाल और राज्य विधानमंडल। ख श्रेणी में कौन आती है? आपकी रियासतें, जैसे राजस्थान रियासती था, राजस्थान में राज प्रमुख था आपके राजा मान सिंह, आप सबको पता है जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं। ग श्रेणी में सारे भारत में उस समय 10 यूटी में विभक्त कर दिया, और घ श्रेणी में थे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये संवैधानिक स्थिति कब की है? ये राज्यों की स्थिति है आपके 1951 की। ये सारे जो हैं आपके, ये 1951 में आप देख सकते हैं पार्ट ए में, ये देख लीजिए आप प्रांत, ये उत्तर प्रदेश जो एक प्रांत था उस समय। यहाँ पे आप पंजाब का क्षेत्र देख सकते हैं जो एक प्रांत था। आप बिहार, ये क्या था? आपके श्रेणी ए में जो प्रांत था। आसाम जो श्रेणी ए में क्या था? प्रांत था। आपके ओडिशा श्रेणी 1 में क्या था? प्रांत था। आपके बंगाल जो श्रेणी ए में क्या था? प्रांत था। और आपके ये मद्रास, बॉम्बे जो श्रेणी ए में प्रांत, मध्य प्रदेश श्रेणी ए में प्रांत, और ये मद्रास जो श्रेणी 1 में शामिल क्या था? प्रांत था। ये 9 प्रांत थे जो श्रेणी ए में शामिल थे। तो कौन कौन से 9 प्रांत थे? चाहे यूपी की बात कर ले, चाहे पंजाब की बात कर ले, पेप्सू जिसे हम कहते हैं, चाहे बिहार की बात कर ले, चाहे आपके असम की बात कर ले, वेस्ट बंगाल की बात कर ले, बॉम्बे, और आपके मध्य प्रदेश और मद्रास। ये 9 प्रांत थे आपके जो किस श्रेणी में शामिल थे? 9 के 9 प्रांत जो रेड कलर में इस मैप में आपके सामने हैं वो श्रेणी ए में क्या थे? शामिल थे। और संख्या कितनी है आपके? पार्ट बी में क्या थी? देसी रियासतें। आप देख सकते हैं मैसूर, ये क्या थी? एक देसी रियासत थी। आप देख सकते हैं त्रावणकोर, ये भी क्या थी? एक देसी रियासत थी जो आपके भाग ख में शामिल थी। हैदराबाद रियासत जहां पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ये भी एक देसी रियासत थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके मध्य भारत, मिडाइवल इंडिया जो है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप राजस्थान जो पूरा क्या था?
रियासती था। जम्मू कश्मीर ये भी रियासती, और यहाँ पे जो क्षेत्र हैं ये आपके पंजाब के आसपास वाला, ये भी क्या था, आपके रियासती था। तो ये जो क्षेत्र था, ये जो एरिया था, ये सारा का सारा जो एरिया है आपके सौराष्ट्र जो प्रांत है, ये भी क्या था, रियासती था। तो ये कुछ एरिया जो ख श्रेणी में शामिल था 1951 में, ये ख श्रेणी की क्या है, संवैधानिक स्थिति। और पार्ट सी में जो थे वो थे आपके यूटी, चाहे विंध्य प्रदेश की बात कर ले या चाहे कच्छ की बात कर ले, या भोपाल जो एक यूटी था, आपके ये कुर्ग जो एक यूटी था, दिल्ली जो एक यूटी था, और ये सारे जो है आपके यूटी के संदर्भ में मणिपुर और त्रिपुरा भी 1951 में क्या थे, यूटी थे। ये भाग 7 में क्या है, इनका वर्णन है। और लास्ट जो है आपके पार्ट डी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। तो ये 1951 की क्या थी, भारत में राज्यों के संदर्भ में ये संवैधानिक प्रावधान था। ये कुछ बातें जो राज्यों के संदर्भ में थी, तो इनको लेकर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है कि संविधान में भारत के राज्यों को लेकर, केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर, देशी रियासतों को लेकर और जो अन्य क्षेत्र है उनको लेकर क्या संवैधानिक प्रावधान थे, इनके संदर्भ में भी आपको एकदम विस्तार से इनके संदर्भ में याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इस देश में जब संविधान का निर्माण चल रहा था, तो संविधान निर्माण के दौरान इस देश के सामने प्रश्न था कि यहाँ पे जो राज्यों का गठन है वो किस प्रकार किया जाए। क्या राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो, या राज्यों का गठन भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर हो। इनकी जांच के लिए कुछ कमेटियों का गठन किया गया। उन समितियों के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख समितियां, अगला बिंदु है राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख समितियां। अब राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो पहली समिति है वो है आपके बी.आर. पटेल। बी.आर. पटेल, जस्टिस बी.आर. पटेल के नेतृत्व में सबसे पहले कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी का गठन कब हुआ था, 1948 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि भारत में जो है भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो भाषाई आधार पर विभाजन को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा भाषाई आधार पर देश की एकता व अखंडता को यदि ध्यान में रखना है तो भाषाई आधार पर विभाजन मांगे होती रहेगी, लेकिन आपको भाषाई आधार पर विभाजन नहीं करना। ऐसी सिफारिश किसने की, ऐसी रिपोर्ट किसने दी, आपके बी.आर. पटेल ने। और इन्होंने कहा राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए। इन्होंने कहा राज्यों का गठन तो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, भौगोलिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन इनकी जो रिपोर्ट थी, इनकी रिपोर्ट से क्या संतुष्टि मिली है लोगों को, क्या इस देश में असंतोष नहीं फैला, तो बिल्कुल फैला। इनकी रिपोर्ट से लोग संतुष्ट नहीं हुए, देश में असंतोष फैला। इसलिए इनकी रिपोर्ट जो थी, जो केवल प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में सिफारिश कर रही थी, तो बी.आर. पटेल जो पहली कमेटी है, इनके संदर्भ में आपको याद रखना 1948 में जिसका गठन हुआ, जो केवल प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर राज्यों के गठन को मान्यता देते हैं और भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए। और इनकी रिपोर्ट से क्या फैला, असंतोष। और इसी बी.आर. पटेल कमेटी की जांच के लिए एक और कमेटी का गठन किया जाता है, और ये दूसरी कमेटी है आपके जेवीपी समिति। कौन सी समिति है, जेवीपी कमेटी। यहां जे का मतलब क्या है, जवाहरलाल खुद हैं यहाँ पे, जे जवाहरलाल नेहरू। वी पे, जहां जो वी है वो है आपके वल्लभ भाई पटेल। और पी जो है वो है आपके पट्टाभी सीतारमैया। तीसरे जो इस कमेटी के सदस्य हैं वो है आपके पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन हुआ। और इस कमेटी का गठन कब हुआ था, 1948 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी,
1949 में। और वही रिपोर्ट जो किसने दी थी, बी आर पटेल ने। बी आर पटेल की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की जांच करते हुए जेवीपी कमेटी ने कहा कि बी आर पटेल ने जो बात कही वो बिल्कुल क्या है, सही है। इस देश में राज्यों का विभाजन जो होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए, आपके प्रशासनिक आधार पर होना। इन्होंने भी प्रशासनिक आधार को मान्यता दी। इन्होंने भी किस आधार को मान्यता दी, भौगोलिक आधार को क्या दी, मान्यता दी। लेकिन इन्होंने कतई भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने भी स्पष्ट क्या मना किया। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में जिस कमेटी का गठन हुआ, वही रिपोर्ट जो किसने दी थी, बी आर पटेल ने, वो सेम रिपोर्ट इन्होंने दी कि प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक नजदीकी को देख के सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए, राज्यों का आपके रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन, जिससे भाषावाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी, देश की एकता व अखंडता को क्या होगा, नुकसान होगा। इस प्रकार के विचार प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आपके जेवीपी कमेटी ने। इस रिपोर्ट का भी क्या रिजल्ट आता है, इस रिपोर्ट का भी रिजल्ट यही है, इस रिपोर्ट से भारत में क्या फैला, असंतोष। तो एक अल्टीमेट मिल गया, जो भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन की मांग कर रहे थे उनको ये अल्टीमेट मिल गया कि भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन नहीं होगा। और ये अल्टीमेट जो कहां प्रभावित होता है, ये अल्टीमेट जब देश को आजादी मिल गई, देश में संविधान लागू हो गया और देश में आपके कांग्रेस की सरकार बन गई और इन कमेटियों का एक दौर एक तरफ चल रहा है। और इसी दौर में एक नाम आता है आपके पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु, पोटी श्री रामुलु जो थे वो कहां के थे, आपके आंध्र प्रदेश के। और पोटी श्री रामुलु जो कांग्रेस के बहुत बड़े अनुयायी थे, गांधी के जो अनुयायी थे, कांग्रेस व गांधी के क्या थे, अनुयायी थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बात करे या असहयोग आंदोलन या कांग्रेस के हर एक आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। और गांधी जी ने इसके संदर्भ में कहा था कि यदि श्री रामुलु जैसे 11 अनुयायी मेरे साथ और होते तो मैं 1 वर्ष में ही इस देश को क्या करवा देता, आजाद करवा देता। इस प्रकार के कथन इनके संदर्भ में कहे गए हैं। इसका मतलब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और दिग्गज नेता और भारत की स्वतंत्रता में इनका भी क्या था, योगदान। यही श्री रामुलु जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, उस तेलुगु भाषी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य के गठन की क्या कर रहे थे, मांग। इन्होंने कहा हमारी तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग ही राज्य होना चाहिए। इनका एक अलग ही सपना था और इन्होंने अनशन प्रारंभ किया। इन्होंने हड़ताल की, भूख हड़ताल प्रारंभ की और इन्होंने बहुत सारी भूख हड़ताल इनसे पहले की है। पोटी श्री रामुलु की बात करें तो इन्होंने इनसे पहले 4 जो हैं आपने हड़तालें की हैं। और इन 4 हड़तालों में इनका क्या उद्देश्य था, इन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए इन्होंने 4 अनशन किए, दलितों को मंदिर में प्रवेश। इनकी जो 5वां जो अनशन था, और ये 5वां अनशन था आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर। और इस अनशन में इन्होंने 58 दिन की क्या की, भूख हड़ताल, 58 दिन की भूख हड़ताल। वैसे कहीं आपके डिजिट आता है 56 दिन, तो 56 दिन तो इन्होंने भूख हड़ताल की और 2 दिन या क्या रहे कोमा में। और 58 दिन के बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1952 की बात कर रहा हूं मैं। और इसके बाद में इतना असंतोष दक्षिण भारत में फैला कि कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिसकी राज्य के मांग को लेकर, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर जिनकी डेथ हुई है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है असंतोष दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं। इसके बाद नेहरू ने इस आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। और नेहरू ने 1 दिसंबर आंध्र प्रदेश की मांग जो थी गठन को लेकर भाषाई आधार पर, उनको स्वीकृति देते हुए 1 दिसंबर 1953 को आंध्र प्रदेश को किसका दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा। और ये जो राज्य बना किस आधार पर बना, इस राज्य के गठन का आधार क्या है, भाषाई आधार है।
और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना कि भारत का प्रथम राज्य जो भाषाई आधार पर क्या बना, इस देश का राज्य बना। तो ये चीज भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मैं बता रहा हूं आपके 1952 की मैं बात कर रहा हूं। 1952 में नेहरू की सरकार थी और नेहरू की सरकार के दौरान क्या घटना हुई इस देश में, और उसके बाद में किस प्रकार से एक तीसरे आयोग की एंट्री होती है। और तीसरा आयोग इस घटना के बाद कहता है, नेहरू ने कहा कि ऐसी घटना और ना हो, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग हो रही है, यदि हम इस भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन नहीं करेंगे तो भी देश की एकता व अखंडता को नुकसान ही है। इसलिए एक तीसरे आयोग का गठन किया जाता है, और तीसरा जो आयोग है वो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष जो फजल अली थे और दो इसमें क्या थे, सदस्य। और ये दो सदस्य कौन कौन है? फजल अली आयोग में एक सदस्य थे आपके हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे जो इस आपके आयोग के जो मेंबर थे वो थे आपके के.एम. पणिक्कर। ये 3 सदस्यीय आयोग जिसका गठन 29 दिसंबर सन 1953 में हुआ, और यही आयोग अपनी रिपोर्ट देता है आपके 29 सितंबर सन 1955 में। तो देखिए काफी टाइम पीरियड, काफी अवधि इन्होंने ली। तो फजल अली आयोग के नेतृत्व में एक गठन होता है, एक आयोग का गठन होता है जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और हृदयनाथ कुंजरू के.एम. पणिक्कर इनके क्या थे, मेंबर थे। 1953 में इस आयोग का गठन होता है और अपनी रिपोर्ट देते हैं 29 सितंबर ऑफ सन 1955 को। और ये अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं, फजल अली कहते हैं, ये इनकी रिपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों की रिपोर्ट हमने पढ़ी, जेवीपी कमेटी और बी.आर. पटेल की, उनकी रिपोर्ट में एक ही बात आ रही है कि प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर राज्य का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। ये क्या कहते हैं रिपोर्ट में? इनके रिपोर्ट की जो पहली बात है वो ये है कि जब भी राज्य का गठन किया जाए उस समय किसका ध्यान रखा जाए, देश की एकता और देश की अखंडता का क्या रखा जाए, ध्यान रखे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इन्होंने 2 साल तक कई लोगों से ये मिले, हजारों लोगों से इन्होंने चर्चा की, देश के हर एक कोने तक ये गए और लोगों के क्या विचार हैं, भाषाई आधार पर विभाजन को लेकर लोगों की मांग कितनी है, किस प्रकार राजनीतिक दल काम कर रहे हैं इसको लेकर, किस नेताओं की मांग है, इसको लेकर उन्होंने वास्तव में अपनी रिपोर्ट नेहरू सरकार के समक्ष रखी। और इन्होंने कहा कि सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि हमारे राज्यों के गठन से, हमारे राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन से इस देश की एकता और इस देश की अखंडता को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये रिपोर्ट का सबसे पहला प्रोविजन, सबसे पहला प्रावधान। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन होना चाहिए। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन को क्या दे दी, मान्यता दे दी। इन्होंने कहा आवश्यक है, ऐसी घटनाएं और ना हो जाए, और मांग है लोगों की, इसलिए भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन की इन्होंने जो है इस मांग को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा प्रशासनिक, इन्होंने कहा वित्तीय, और इन्होंने प्रशासनिक और वित्तीय आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। और लोक कल्याणकारी राज्यों के गठन की भी इन्होंने क्या की, सिफारिश की। तो ये कुछ बातें इन्होंने कही, एकता अखंडता की बात हो, या भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन की बात हो, या प्रशासनिक या वित्तीय आधार पर आपके राज्यों के विभाजन की बात हो, और लोक कल्याणकारी राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान हो, इन सब के संदर्भ में इन्होंने क्या क्या है, संवैधानिक प्रावधान, या इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या दी है, सारी बातें सरकार के समक्ष रखी। अब इस फजल अली आयोग ने कहा इस देश में जो राज्यों की श्रेणी व्यवस्था है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना आपको, ये नोट वाली बात क्या है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट तो वो है ही, 4 सिफारिशें उनकी थी, लेकिन नोट वाली बात ये है जो हमने पढ़ा है, राज्यों की श्रेणी व्यवस्था को 1951 में जो हमने सारी व्यवस्थाएं हमने जो पढ़ी है, उस श्रेणी व्यवस्था के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा, उस श्रेणी व्यवस्था को हमने जो संविधान के भाग 7 में जो इन्होंने इस श्रेणी व्यवस्था को विभाजित किया, इनके संदर्भ में इस फजल अली आयोग ने क्या कहा। तो फजल अली आयोग ने कहा
कि राज्यों की श्रेणी व्यवस्था को क्या कर दिया जाए, समाप्त। राज्यों की श्रेणी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। और राज्यों की श्रेणी व्यवस्था को समाप्त कर भारत जो पूरा है, इस भारत में राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन कर पूरे भारत में कितने प्रांत बना दिए जाए, 16 प्रांत। और यूटी जो है वो कितनी बनाई जाए, आपके 3। 16 प्रांत और 3 यूटी बनाने की इन्होंने सिफारिश की। और राज्यों की श्रेणी व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश भी किसने की, फजल अली आयोग ने की। ये बात भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रखनी है, याद रखनी। अब हम बात करते हैं, क्या इस रिपोर्ट को माना गया? नहीं, इसमें थोड़ा परिवर्तन किया। और यहां पे इस फजल अली आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इस देश में एक अधिनियम लाया गया। 1 नवंबर सन 1956 को संविधान में एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ, आपके 7वां अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान संशोधन। और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान का जो भाग 7 था और संविधान का जो अनुच्छेद 238 था, इन दोनों को क्या कर दिया गया, संविधान से निश्चित कर दिया गया। संविधान से इनको क्या कर दिया गया, समाप्त। ये समाप्त हुए, इसका मतलब क्या हुआ, राज्यों की श्रेणी व्यवस्था जो थी वो राज्यों की श्रेणी व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। श्रेणी व्यवस्था को समाप्त करते हुए 7वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम था, 1 नवंबर 1956 को संसद से कौन सा अधिनियम पारित हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो ये भी एक सवाल है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर, किस आयोग की सिफारिश पर लाया गया, तो फजल अली आयोग। और इसका क्या प्रावधान है कि राज्यों की श्रेणी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, संविधान के भाग 7 को समाप्त कर दिया, आर्टिकल 238 को समाप्त कर दिया। और भारत का रीऑर्गेनाइजेशन किया राज्यों का। और रीऑर्गेनाइजेशन करते हुए भारत में कुल कितने आपके प्रांत बनाए, 14 प्रांत, 14 राज्य। और यूटी कितने बनाए, आपके 6। अब ये स्थिति है आपके 1956, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है, 14 राज्य और ये जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये क्या प्रावधान करते हैं, इनके संदर्भ में भी ये है आपके 1956 का भारत, जहां 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। और ये जो 1956 का भारत है, 1 नवंबर 1956 का, और ये सारा जो भारत है 14 यूटी और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त जो भारत है, ये किस कमेटी की सिफारिश पर, किस अधिनियम के तहत ये इस प्रकार के राज्यों का गठन हुआ है, तो ये हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन। तो ये भी, इसके संदर्भ में भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना। यानी हमने 1947 से भारत के राज्यों के गठन को लेकर यात्रा प्रारंभ की और 1956 तक हम पहुंचे। और हमने एक भाषा आधार पर एक राज्य का गठन किया, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद 1956 में एक अधिनियम आया गया और उसमें क्या परिवर्तन किया गया, उसमें राज्यों की श्रेणी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कौन से एक्ट के तहत, 7वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1956, 1 नवंबर 1956 को। और 1956 में भारत की क्या स्थिति थी, भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित क्या थे, प्रदेश थे। इनके बाद आज तक भारत में राज्यों की क्या स्थिति है, इनके संदर्भ में एक लिस्ट के रूप में हम इस सेशन के अंतिम पड़ाव में इसके संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा। तो बढ़ते हैं आगे, और क्या प्रावधान है इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। अब देखिए, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए भारत में। कब बने, 1 नवंबर 1956। अब देखिए अगले भारत को हम पढ़ते हैं। इसके बाद में 15वां जो राज्य है, 15वां राज्य, और ये 15वां जो राज्य है वो कौन सा बना आपके 1916 में 15वां राज्य बना था आपके गुजरात। कौन सा बना था, गुजरात। गुजरात। और ये जो 15वां राज्य गुजरात बना वो किससे बना, आपके महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र किससे बना, बंबई से। बंबई प्रांत जो ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान था, उस बंबई प्रांत से ही किसका गठन किया जाता है, महाराष्ट्र का। और इस महाराष्ट्र से अलग होकर भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बनता है भारत का, आपके गुजरात बनता। ये भी इंपॉर्टेंट, ये 15वां राज्य बना। आज तक हम जाएंगे 28 कैसे बने, यहां तक हम इसके संदर्भ में चर्चा। अब देखिए 16वां राज्य, 16वां राज्य बना था 1963 में। और ये 16वां राज्य
कौन सा बना था? आपके नागालैंड। और ये नागालैंड आपके किससे अलग हुआ था? आपके असम से। असम से अलग होकर 16वां राज्य बनता है आपके नागालैंड। आगे बात करते हैं 17वें राज्य की। इस लिस्ट को हम देखते हैं। 17वां राज्य कौन सा बना, कब बना? 1966 में। और ये 17वां राज्य बना आपके हरियाणा में। और ये जो हरियाणा है ये किससे अलग हुआ? आपके पंजाब से। पंजाब से। और इसका भी आधार क्या है? आपके भाषाई आधार पर पंजाब से हरियाणा राज्य का क्या हुआ? गठन। और कौन सा राज्य बना? हरियाणा 17वां। और ये जो राज्य बना आपके हरियाणा, ये किस आयोग की सिफारिश पर? शाह आयोग की सिफारिश। ये भी इंपॉर्टेंट, ये नोट वाली बात है। शाह आयोग की सिफारिश पर 1966 में 17वां राज्य जो हरियाणा किस आधार पर बना? भाषाई आधार पर। किससे अलग हुआ? आपके पंजाब से क्या हुआ? अलग हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1966 के बाद में 19 जो 18वां जो राज्य है भारत का बना, 18वां राज्य वो कब बना? 1971 में। और 1971 में 18वां राज्य भारत का कौन सा बना? आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पूर्व में क्या था? यूटी था पहले, और इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना? आपके 18। तो 15वें के संदर्भ में 16वां, और ये 17वां, और ये 18। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और कौन कौन से राज्य बने? 19वां राज्य, 20वां राज्य और 21वां राज्य। 19वां राज्य बना था आपके मणिपुर। 20वां राज्य भारत का बना था आपके त्रिपुरा। ये दोनों पूर्व में क्या थे? यूटी थे। और 21वां राज्य बना था आपके मेघालय। कौन सा बना था 21वां? ये तीनों राज्यों का एक ही सन है, और ये तीनों राज्य बने थे 1972 में। और 19वां जो भारत का राज्य बना वो मणिपुर। 20वां राज्य कौन सा बना? त्रिपुरा। और 21वां राज्य कौन सा बना? आपके मेघालय। तो 15वें से हमने प्रारंभ किया था, 21 तक आपको याद रखना। अब देखिए 22वां राज्य कौन सा बना भारत का? 22वां राज्य बना था आपके सिक्किम। हमने पहले भी कल के सेशन में भी चर्चा की थी सिक्किम के संदर्भ में कि ये भारत का 22वां राज्य बना। और ये सिक्किम जिसमें 2 अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, 35वां अमेंडमेंट एक्ट और 36वां अमेंडमेंट एक्ट, जो भारत का एक्सटर्नल एरिया था, जो भारत का बाह्य क्षेत्र था। 35वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को क्या बनाया? सह राज्य। और इसको 36वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको किसका दर्जा दिया गया? पूर्ण राज्य। बात कर रहा हूं मैं 1975 की, जहां पे राजवंश था। इसके संदर्भ में हमने कल विस्तार से इनके संदर्भ में क्या की थी? चर्चा की थी। अब देखिए 23वां राज्य कौन सा बना, 24वां कौन सा बना, और 25वां कौन सा? 23वां राज्य बना था आपके मिजोरम। 24वां राज्य बना था आपके अरुणाचल प्रदेश। और 25वां राज्य बना था आपके गोवा। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1987 में जो आपके 3 राज्य 23वां, 24वां और 25वां। आगे बढ़ते हैं। आपके 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य, ये तीनों राज्य एक साथ बने थे। 26वां राज्य बना था भारत का आपके छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? एमपी से अलग हुआ। 27वां राज्य बना था आपके उत्तराखंड। और ये किससे अलग हुआ? आपके उत्तर प्रदेश से। और 28वां राज्य बना था आपके झारखंड। और ये किससे अलग हुआ था? आपके बिहार से। तो 1 नवंबर 2000 को आपके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 9 नवंबर 2000 को आपके उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। और 15 नवंबर 2000 को आपके झारखंड राज्य की स्थापना हुई, जो किससे अलग हुआ? आपके बिहार से अलग। और लास्ट और मोस्ट 2 जून 2014। और 2 जून 2014 जो आंध्र प्रदेश 1953 में भाषाई आधार पर अलग हुआ था, उसी आंध्र प्रदेश से भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन हुआ, और वह राज्य है आपके तेलंगाना। जो सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित हुआ भारत का राज्य आंध्र प्रदेश, और उसी आंध्र प्रदेश से भाषाई आधार पर किसका गठन हुआ? तेलंगाना का।
और ये भारत का कौन सा राज्य बना आपके 29। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट भी आपको ध्यान रखनी है। 15वें से हमने लिस्ट को प्रारंभ किया और 29वें तक याद रखनी है। लेकिन वर्तमान में हम बात करते हैं कि संविधान की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 29 थे, 28 कैसे हुए? केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, 8 कैसे हुए? अब इस लास्ट चरण में हम इनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो एक डेट है आपके 31 अक्टूबर 2019 और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, जो पूर्व में क्या था आपके विशेष राज्य, जिसका अलग से संविधान था, इस विशेष राज्य जो पहले था, इस विशेष राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया? समाप्त। और दर्जा समाप्त कर दिया गया। और दर्जा समाप्त जो किया गया वो किस धारा के तहत किया गया? 370 को हटा दिया तो इसका दर्जा क्या हो गया? समाप्त। और इस जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो 29 से राज्य कितने हो गए? 28। और जम्मू कश्मीर से अलग करके एक और टेरिटरी बना दिया, एक और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यूटी। वो है आपके, ये इसके संदर्भ में याद रखना है आपको। और दूसरी तिथि याद रखनी है 26 जनवरी 2020। तो देखिए टेरिटरी कितने हो गए? जो पहले 7 थे, 7 में एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, तो कितने हो गए टोटल? 9। अब हम कहते हैं कि भाई वर्तमान में तो 8 ही हैं। 8 कैसे? तो 26 जनवरी 2020 को एक नाम है आपके दादरा नागर हवेली, जिसकी राजधानी हुआ करती थी आपके सिलवासा, और एक है आपके दमन दीव, दमन दीव, जिसकी राजधानी हुआ करती थी दमन। और इन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही यूटी बना दिया, संयुक्त रूप से एक ही यूटी बना दिया। तो वापिस केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 8। और इन 28 राज्यों और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची करती हैं? आपके प्रथम अनुसूची, यानी जो फर्स्ट शेड्यूल है, वो इनके संदर्भ में क्या करती हैं? संवैधानिक प्रावधान करती है। तो ये भी आपको सबसे लास्ट में जो वर्तमान में क्या स्थिति है भारत के राज्यों को लेकर, यूटी को लेकर, जो 1947 से हमने प्रारंभ किया था, इसके संदर्भ में ये वर्तमान में ये कंडीशन है। धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान या डेट आपको याद रखनी 31 अक्टूबर 2019 और 26 जनवरी 2020 वाली डेट भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब रियासतों का एकीकरण भी हो गया, सारे आयोग भी आ गए, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में अधिनियम भी आ गया, सारे राज्यों का पुनर्गठन भी हो गया। और वर्तमान वाली लिस्ट जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उनके संदर्भ में भी चर्चा कर ली हमने। अब जो एक्सटर्नल जो एरिया थे जिसमें पुर्तगाल और फ्रांस का आधिपत्य था, उनको कब स्वीकार किया गया, ये लास्ट हम चर्चा करते हैं। तो आप सबको पता है 1961 एक क्षेत्र है दमन दीव, दमन दीव। एक क्षेत्र था दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, और एक क्षेत्र था आपके गोवा। इन तीनों क्षेत्रों पे किसका आधिपत्य था? पुर्तगाल का, पुर्तगाल का आधिपत्य था। 1962 में आपके माहे, करिकाल, यमन और पांडिचेरी, इन चारों क्षेत्रों पे अधिकार जो था वो था आपके फ्रांस का। तो ये जो फ्रांस के आधिपत्य में जो क्षेत्र थे, ये जो पुर्तगाल के आधिपत्य में जो क्षेत्र थे, पुर्तगाल के आधिपत्य में क्षेत्रों को 1961 में और फ्रांस के आधिपत्य वाले क्षेत्रों को 1962 में इनसे स्वतंत्र करवा के इनको किस में शामिल किया गया? भारतीय संघ में क्या किया गया? शामिल किया गया। इनको भी भारतीय संघ में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है इनको शामिल करने के लिए संविधान में 14वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसको शामिल करने के लिए संविधान में 12वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और इनको शामिल करने के लिए संविधान में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ? आपके 10वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इन तीनों अमेंडमेंट एक्ट के संदर्भ में भी आपको बेसिक जानकारी रखनी है। तो ये भारत के राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान थे या जो भी राजनीतिक या जो भी कमेटी आई, उनके संदर्भ में विस्तार से एक एक बिंदु पे हमने चर्चा की है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से संबंधित तीनों जो सेशन हैं, उन तीनों सेशन के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी जो है आपके समक्ष मैंने रखी है।
उन सारी जो डाटा हैं, सारी जो जानकारियां हैं, या सारे जो प्रावधान हैं, चाहे संवैधानिक प्रावधान हो या चाहे राजनीतिक, उनके संदर्भ में आपको विस्तार से एकदम क्लियर होना है, बार बार रिवीजन करना है इसके संदर्भ में। और आशा उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको याद हुई होगी। और इसी के साथ आज के इस सेशन को, आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।